नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, यहाँ तक मैंने आपसे डिस्कस किया, ये पेज आपके सामने डिस्प्ले है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया, आप नेक्स्ट मूव करते हैं। फर्ज करते हैं हमारे पास ये रूल भी है हमारे पास, जो क्वांटम मैकेनिक्स है, आपसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वांटम मैकेनिक्स बेस करती है क्वांटम थ्योरी पे। ये बेसिकली थ्योरी है एक, और क्वांटम थ्योरी के 5 से 6 पोस्टुलेट्स हैं। तो उनमें से एक पोस्टुलेट ये भी है, ये रूल ये भी है कि फर्ज करें हमारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं। हमारे पास बहुत सारे यानी nth नंबर ऑफ आइडेंटिकल सिस्टम्स हैं, और वो जो सिस्टम हमारे पास मौजूद है उनमें हर सिस्टम की जो स्टेट है वो साई है, कैट साई है, और वो सेम स्टेट है। कैट साई जो है वो सारी सेम स्टेट्स हैं। तो कैट साई हमने पहले पीछे डिस्कस किया कि फर्स्ट कहते हैं हमारे पास मौजूद है दो स्टेट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक ए नॉट है और दूसरा हमारे पास ए वन। ए नॉट 0 स्टेट्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ए वन 1 स्टेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये जो हमारे पास इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारे पास साई स्टेट आती है। इस तरह की हमारे पास nth स्टेट्स हैं। तो अगर हमारे पास ये nth स्टेट साई हो तो फिर हम कहेंगे कि जो 0 स्टेट और 1 स्टेट की जो कोफिशिएंट्स हैं, A0 और A1, इनका स्क्वायर हमें बताएगा कि 0 स्टेट्स की कितनी प्रोबेबिलिटी है कहीं होने की। इसी तरीके से A1 का स्क्वायर, A1 मॉड स्क्वायर, ये बताएगा हमें कि 1 स्टेट की कहीं होने की कितनी पॉसिबिलिटी है। एग्जांपल लेते हैं इसकी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन की। सपोज करें 2 स्टेट्स हैं। अप स्टेट को हमने 0 कैट से रिप्रेजेंट किया था और डाउन स्टेट को हमने 1 कैट से रिप्रेजेंट किया था। तो फिर हमें ये ए नॉट स्क्वायर ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अप स्टेट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और किस जगह मौजूद है, और सिमिलरली जो डाउन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे लाइक कैट 1 के साथ, तो A1 का मॉड का स्क्वायर हमें बताएगा कि उसका कितना एम्पलीट्यूड है। जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना उसकी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगी, उसके चांसेस ज्यादा होंगे कि वो किसी भी शेल के अंदर किस जगह मौजूद है। हम किसी भी स्टेट की फाइंडिंग को हम उनके एम्पलीट्यूड से बता सकते हैं, एम्पलीट्यूड के स्केल से बता सकते हैं। उसका मतलब है ये एम्पलीट्यूड का स्केल फिर क्या है? इट इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सम स्टेट्स। किसी भी स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी बताती है जिसके साथ ही अटैच है। देखिए 0 के साथ ए नॉट है, ये ए नॉट का स्केल 0 की प्रोबेबिलिटी बताएगी और A1 का स्केल जो है वो 1 की प्रोबेबिलिटी बताएगी। एनी क्वेश्चन? मूव करें नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन? यस सर। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है एक बड़ा ही मशहूर एक्सपेरिमेंट है, जो कि ये बेसिक में आता है क्वांटम मैकेनिक्स की। ये भी यानी इस एक्सपेरिमेंट ने भी बेसिकली बेस बनाई क्वांटम मैकेनिक्स की। उसका नाम था स्टर्नर गेर्लिक एक्सपेरिमेंट। ये 1921 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इसके अंदर चांदी के जो सिल्वर के एटम्स हैं उसको लिया जाता है और उसको हीट किया जाता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की जाती है। तो जो चांदी के एटम्स होते हैं बेसिकली इनकी जो स्पिनिंग है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है, यानी उसके एटम जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्पिन करते रहते हैं। उनकी एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जहाँ पे जब हम उसमें उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं। तो फर्स्ट करें हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बीम है, ये पैरेलल प्लेट्स में से हमने इसको गुजारा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन बीम को हम फर्ज करते हैं एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं। जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से इस इलेक्ट्रॉन बीम को पास करवाया गया एक्सपेरिमेंट के अंदर, तो हमने देखा कि जितने इलेक्ट्रॉन इस बीम के अंदर हैं उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपवर्ड मूव कर गए हैं, यानी इस फील्ड ने कुछ इलेक्ट्रॉन्स को अपवर्ड मूव करवाया है और कुछ इलेक्ट्रॉन को डाउनवर्ड मूव करवाया है। दरमियान में हमारे पास यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिला। ये पीक जाहिर कर रही है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो आधे देखिए सेम इंटेंसिटी है, आप देखें पीक्स का लेवल सेम है, तो आधे इलेक्ट्रॉन इस तरफ मुड़ गए हैं और आधे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चले गए हैं। तो जिन इलेक्ट्रॉन्स की फर्ज करें स्पिन अप थी, लेट अस सपोज कि वो इधर मुड़ इस तरफ टर्न कर गए हैं इस फील्ड की वजह से, और फर्ज करें जो इलेक्ट्रॉन इसकी डाउन स्पिन थी तमाम की, वो टर्न कर गए इस तरफ। इससे एक्सपेरिमेंट से बहुत बेटर रिजल्ट मिलता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की सिर्फ क्वांटम स्टेट्स ही हो सकती हैं, कॉन्टिन्यूस स्टेट नहीं है। या तो उसकी वैल्यू यहाँ अप हो सकती है या फिर उसकी वैल्यू डाउन हो सकती है, यानी यहाँ उसकी डायरेक्शन अप है या उसकी डायरेक्शन डाउन है। इसके अलावा हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है शेल के अंदर इसकी डायरेक्शन उससे डिफरेंट हो। तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जो कहते हैं बेस है वो मिली, कि हमें नई चीज मिली मैकेनिक्स के अंदर कि हमारे पास डिस्क्रीट स्टेट्स होती हैं या क्वांटम स्टेट्स होती हैं। अब फर्ज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्टेट को हम साई से, कैट साई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कैट साई फिर दो हमारे पास स्टेट से मुश्तमिल है। जहाँ तो इलेक्ट्रॉन की डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए एक हमारे पास कैट होगा जिसका एम्पलीट्यूड अंडर रूट 1/2 एओर्टा के साथ है, और दूसरा हमारे पास उसका एम्पलीट्यूड है अंडर रूट 1/2, और वो किन के साथ है, इनका एम्पलीट्यूड है ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसकी डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है। इस एग्जांपल में भी देखें हमने सेम वैल्यू ली है, ये बताती है कि आधे इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल के अंदर, आधे इलेक्ट्रॉन अप डाउन स्टेट के साथ हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन स्टेट के साथ हैं, और आधे इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन स्टेट के साथ हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इन दोनों का सम हमेशा एक न्यू स्टेट देता है, इसको हम साई कैट कहते हैं। अब ये साई कैट इन दोनों का सम है, तो मतलब ये साई कैट इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। लेकिन यह एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला है, ये इन दोनों का सम है। जब तक ये इन दोनों का सम है हम ये नहीं पता लगा सकते कि क्या ये डाउनवर्ड स्टेट के अंदर होगा या अपवर्ड यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा या अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर होगा। किसी भी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसकी जो स्पिनिंग मोशन है +½ और -½ से रिप्रेजेंट की जाती है। तो इस वेव फंक्शन के मुताबिक या इस कैट साई के मुताबिक जब ये सम है दोनों का, तो फिर हमें एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि ये इस वक्त किस मोशन के अंदर है, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, स्पिन पॉजिटिव हाफ के साथ है या लाइक स्पिन नेगेटिव हाफ के साथ है। ये चीज हम नहीं बता सकते सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट स्टेट आती है। ये चीज इसको एक्सप्लेन किया बाद में श्रोडिंगर ने कैट की एग्जांपल लेके इसको डिटेल में समझाने की कोशिश की कि ये बेसिकली इसका मतलब क्या है, कि हम क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि आइदर इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो उसके लिए नेक्स्ट श्रोडिंगर कैट की तरफ जाते हैं। 1935 में श्रोडिंगर ने कहा जो हमारे पास 2 स्टेट सिस्टम है उसको श्रोडिंगर कैट की मदद से एक्सप्लेन किया, उसको तशबीह दी 2 स्टेट सिस्टम को श्रोडिंगर कैट। तो श्रोडिंगर कैट क्या थी? श्रोडिंगर के मुताबिक जो भी लिविंग थिंग्स हैं या तो वो एक वक्त में जिंदा हो सकते हैं या फिर वो एक वक्त में मुर्दा हो सकते हैं। इन दोनों के दरमियान में लिविंग थिंग की कोई स्टेट नहीं है। या तो वो जिंदा होंगे, बीमारी की हालत में हो, कैसे भी हो, मोटे हो पतले हो कैसे भी हो, लेकिन या तो वो जिंदा होंगे, लेकिन या फिर वो क्या होंगे, मरे हुए होंगे। या कुछ बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्लास में कुछ जिंदा हालत में होते हैं और कुछ मरे हुई हालत में होते हैं, यानी जो लेक्चर को सही तरीके से सुनते हैं कंसंट्रेशन के साथ, वो श्रोडिंगर के मुताबिक जो लाइव कैट है उसकी तरह है, और जो सोई मखलूक होती है कुछ, तो वो यहाँ वो सोई हुई है, लेक्चर पे कंसंट्रेशन नहीं होती उनकी, तो वो इस स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। ऐसे ही है ना? ज्यादातर होते हैं ऐसे। जी जी, तो कुछ एग्जांपल ली जा सकती हैं आप लोगों की क्लास के अंदर भी। खैर, तो वहाँ भी क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल होती है। तो मुझे फोजिया ने पूछा था कहाँ कहाँ क्वांटम मैकेनिक्स इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ रोजमर्रा जिंदगी में नहीं होती। तो बेसिकली हमारे यहाँ रोजमर्रा जिंदगी में इसकी एग्जांपल ली जाए तो बहुत सी एग्जांपल मिल जाती है क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के लिए। तो श्रोडिंगर ने भी कहा कि हमारे पास 2 स्टेट हो सकती हैं,
या फिर ये बिल्ली मरी हुई हो सकती है, या फिर ये बिल्ली जिंदा हो सकती है। लेकिन ये तब पता लगेगा जब हम उस बिल्ली को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। फर्ज करें सर हमारे अभी सर अभी बिल्लियां जिंदा है, मरी हुई थोड़ी है, जाग रही है। नहीं, कुछ बिल्लियां होंगी जो बिल्ले भी होंगे जो जाग सर 50% तो आती नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा बेटा देखिए, इसमें फर्ज करते हैं तब हमें पता लगेगा कि ये बिल्ली मरी हुई है या जिंदा है जब हम इसको देखेंगे। फर्ज करते हैं हमारे पास जो कैट है वो कैट इस बॉक्स के अंदर मौजूद है। अब ये बॉक्स ऊपर से क्लोज है, हमें बॉक्स के अंदर क्या है नहीं पता। जब हमें नहीं पता तो फिर हम अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि दो स्टेट्स हैं, जहाँ तो इसके अंदर बिल्ली मरी हुई पाई मिलेगी हमें, जहाँ फिर बिल्ली हमें जिंदा मिलेगी। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हमें इसकी अगर मरी हुई है तो उसकी स्मेल बहुत ज्यादा फैल जाएगी और उसको हम सूंघ सकते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हम इसको इस तरह डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको सूंघने वाली हिस्स को साइड पे रखेंगे। तो कुछ बच्चे हैं ना ऐसे, है ना ऐसे कुछ बच्चे कुछ जो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Am I right? बोले। नहीं सर, यस सर, यस नहीं सर। सर। सही। तो फिर हम डिस्कस करते हैं स्मेल से हटके कि स्मेल, अगर हमें स्मेल को साइड पे रख के कि हमें इस बॉक्स को खोल के पता लगेगा कि इसमें बिल्ली जिंदा है या मुर्दा है। तो जब तक ये बंद है तो ये दो स्टेट्स हैं, आइदर इट इज इन सर द। स्मेल तो तभी आएगी ना जब उसको सूंघा जाएगा, जब सूंघेंगे नहीं तो स्मेल कहाँ से आएगी? अच्छी बात है, नाक बंद रखना है। बॉक्स मूवमेंट भी तो कर सकता है, अगर बिल्ली जिंदा होगी तो बॉक्स मूवमेंट भी करेगा, नहीं अगर मरी हुई होगी तो बॉक्स मूवमेंट नहीं करेगा। नहीं, बॉक्स को हमने सारा बंद किया हुआ, काफी हैवी बॉक्स है, बिल्ली जितनी मर्जी टक्करें मारती रहे, लेकिन वो डब्बे में करंट दे देते हैं। वो बिल्ली को मारना चाहते हैं आप लोग। पता लग जाएगा ना सर, झटका अगर लगेगा। बिल्लियां मर गई तो क्लास खाली हो जाएगी। खैर, या आधी रह जाएगी, हाफ स्टेट सिस्टम पे रहेंगे हम लोग फिर। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि यहाँ ये बिल्ली जीरो स्टेट में हो सकती है, यानी मीन टू से जीरो स्टेट को कहते हैं कि डेड स्टेट है, और या फिर ये लाइफ स्टेट के अंदर हो सकती है, लाइक वन स्टेट जो है उसको हम वन लाइफ स्टेट कह सकते हैं। लेकिन जब हम उसको ओपन करेंगे, ओपन करने से हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं या प्रोबेबिलिटी थी हमने पहले फाइंड की थी, उसका हमें फाइनल एक रिजल्ट मिल जाएगा। जब हमें एक रिजल्ट मिलेगा फाइनल, तो फिर जो लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में तो एडिशन थी दो चीजों की ना, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज थी, जिंदा की भी और मुर्दा की भी। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर कि फर्ज करें हमारे पास जो जीरो स्टेट है वो लाइव कैट के लिए है, और उसको हम कैट क्या नाम है, लाइव कैट कहेंगे, और उसको जीरो स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली जो मुर्दा हमारे पास बिल्ली है उसको हम वन स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हमने बॉक्स ओपन किया तो यहाँ तो हमें ये जिंदा मिलेगी, या फिर हमें मुर्दा मिलेगी। लेकिन जब बॉक्स क्लोज था तो हमें फिर ये दोनों पॉसिबिलिटीज ज़हन में रखनी है। जब ये दोनों पॉसिबिलिटीज ज़हन में है तो यहाँ लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई हुआ है, और दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास साई कैट के साथ आता है। तो साई कैट के साथ हमारे पास हाफ हाफ पॉसिबिलिटीज है। देखिए प्रोबेबिलिटी 1/√2, एम्पलीट्यूड का स्केयर हमें बताएगा 1/2, फिर एम्पलीट्यूड 1/2 का स्केयर भी हमें 1/2 रिजल्ट देगा। अब ये 1/2 हाफ हाफ पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैंने आपसे कहा था वन, इन दोनों को सम करेंगे, यहाँ से क्या आएगा 1, तो 1/2 प्लस 1/2 इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आएगा 1। वो 1 एक पॉसिबिलिटी को बताएगा कि या तो वो जिंदा होगी या वो मरी हुई होगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है हमें वो रिजल्टेंट देती है, किसी स्टेट्स के फाइनल रिजल्ट्स देती है हमें। यहाँ तक समझ आई है? कोई क्वेश्चन श्रोडिंगर्स कैट के बारे में? टाइम बच्चों? नो सर, गुड। कैट अभी लाइफ है। अच्छा, कैट लाइव है। चलें, एनी फ्रॉम बॉयज, एनी क्वेश्चन फ्रॉम बॉयज? नो सर। गुड। नेक्स्ट बेटा, इसको हम एग्जांपल लेते हैं थोड़ा डिटेल से डिस्कस करने के लिए। जो मैंने आपसे पहले बात वैसे कर दी है कि हमारे पास बहुत से बॉक्सेस हैं। देखिए हमारे पास लाइक वी हैव 9 बॉक्सेस, और 9 बॉक्सेस में हमें सेम जो स्टेट्स हैं उसको लेके चलते हैं। ये भी हमारे पास साई कैट है, ये भी साई कैट है, ये भी साई कैट है, और ये भी साई कैट है।
याद करें मैंने पीछे एक रूल लिखा था कि अगर हमारे पास nth साइकेट्स हों, सेम स्टेट्स के हमारे पास हों, इस तरीके से एग्जांपल ये वही ली हुई है कि साइकेट, साइकेट और साइकेट ये सारे सेम साई हैं और ये भी सारे सेम साइकेट्स हैं। जब ये हमारे पास बॉक्सेस क्लोज हैं, बंद हैं, तो उसकी हमारे पास ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हर बॉक्स के अंदर। तो इन तमाम का हम सम करेंगे तो हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के मुताबिक टोटल रिजल्टेंट आ जाएगा। लेकिन हर रिजल्टेंट जो आएगा, फर्स्ट करें इसमें देखें, हम अगर काउंट करें तो 3 और ये 3, टोटल 6 हमारे पास कैट्स जो हैं रिजल्टेंट आएंगे कि वो लाइव हैं, और 6 यहाँ हमें रिजल्टेंट मिलेंगे कि वो डेड हैं। तो इसका मतलब है कि 6 लाइव कैट हाफ पॉसिबिलिटी डेड की और हाफ पॉसिबिलिटी लाइव की है जब हमारे पास बॉक्स क्लोज्ड है। लेकिन जब हम इस बॉक्स को ओपन कर लेंगे सारे बॉक्सेस को, तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जिसमें हमें दोनों पॉसिबिलिटीज मिल रही थी वो कोलैप्स कर जाएगा, स्टेट कोलैप्स कर जाएगी। फिर हमें एक स्टेट मिलेगी जहां तो फिर वो लाइव होगी कैट 0 के साथ, जहां फिर वो डेड होगी कैट 1 के साथ। अच्छा चलें अभी नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम पॉसिबिलिटी एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास फर्ज करें एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जस्ट लाइक दिस इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। ये हमारे पास ये एरो की एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसकी जो पोजीशन है उसको हमने ये लाइंस, छोटी छोटी लाइन से रिप्रेजेंट किया है। ये सिर्फ मखसूस पोजीशंस हैं जिस पे इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है डायरेक्टली, फिर यहाँ से यहाँ जंप कर रहा है। इस तरह करते करते दरमियान में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की डिस्क्रीट पोजीशंस हैं जहां इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है एक्स डायरेक्शन के अंदर। ये सपोज किया हुआ हमने कि हमारे पास डिस्क्रीट नंबर ऑफ पोजीशन है, इसको हमने x0, x1, सिमिलरली x2, x3 एंड अप टू सो ऑन xn तक हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। nth हमारे पास पोजीशन है, बट ऑल दीज आर डिस्क्रीट, लिमिटेड, नॉट कॉन्टिन्यूअस। मखसूस ये वैल्यूज होती है। तो फिर हमें जो इसकी स्टेट, हमें इसको इसकी इस पोजीशन की स्टेट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैट x0 से रिप्रेजेंट करेंगे, x1 को कैट x1 से करेंगे एंड अप टू सो ऑन xn को कैट xn से रिप्रेजेंट करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास सेम स्टेट्स हो ये, तो सेम स्टेट्स को हम लोग इन तमाम सेम स्टेट को सम करेंगे और उससे हमारे पास एक नई स्टेट आएगी जिसको हम साइकेट कहते हैं। अब साइकेट के अंदर क्लास में हमने डिस्कस किया कि इन स्टेट्स के साथ हम कोई कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। याद होगा आप लोगों को, अभी डिस्कस थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया है a0 से, इसकी जगह हमने a0 लिखा था, a0 या इसको a0 पढ़ते हैं, इसकी जगह हमने इसको लिख दिया साई x0। अब साई x0 क्या है? ये एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड का स्केल हम जानते हैं क्या बताता है कि इस x0 कैट की कितनी प्रोबेबिलिटी है कहीं पाए जाने की, इस पोजीशन पे लाई पाए जाने की इलेक्ट्रॉन की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो हमें इसकी वैल्यू बताएगी। सिमिलरली प्लस साई x1 एम्पलीट्यूड इनटू कैट x1 एंड अप टू सो ऑन n तक, इन तमाम वैल्यूज को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिग्मा n 0 से लेकर n तक हमारे पास वैल्यूज हैं। साई xn इसमें एम्पलीट्यूड है और xn कैट पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम ये सिग्मा इस्तेमाल करते हैं तो सिग्मा हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू के लिए इस्तेमाल होता है, कॉन्टिन्यूस के लिए हमारे पास इंटेग्रल इस्तेमाल होता है। तो यहाँ डिस्क्रीट वैल्यूज थी इसलिए हम इसको सिग्मा से डिनोट किया। अगर हमारे पास यहाँ कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती फिर हम इसको सिग्मा से नहीं इंटेग्रल से डिनोट करते और साथ लिमिट लगा देते हैं कि हमारे पास लाइक 0 से लेकर n तक वैल्यू या माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है। अब इसमें साई x n क्या है? xn का एम्पलीट्यूड। जब मैं इस एम्पलीट्यूड का स्केल लूंगा तो हम जानते हैं प्रोडक्ट है कॉन्जुगेट का और साई xn का। ये क्या बताएगा हमें? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बताएगा xn पोजीशन पे। xn का मतलब n वैल्यूज हैं जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है। लेकिन जब मैंने कहा कि इन तमाम का स्केयर का सम लेंगे, इट मस्ट बी इक्वल टू 1। जब ये इक्वल टू 1 आ जाता है तो फिर हमारे पास एक ही आंसर आता है। जब ये
एक आंसर नहीं आया था, उससे पहले सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि आइदर इट इज ऑन x नॉट, x1, x2, x3, x4, किसी भी पे भी मौजूद इलेक्ट्रॉन हो सकता है, हमें नहीं पता डिटेल में। इस तमाम के हमारे पास वेव फंक्शन का सम दिया हुआ है, तो तमाम कैट्स का सम है। लेकिन जब उसका आंसर स्केयर लेके, एम्पलीट्यूड का स्केयर लेके 1 आंसर आ गया है, अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी किसी एक जगह पे हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा, ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी किसी एक जगह पे, ठीक है। और उसको फिर इसको हम सिग्मा n0 n से रिप्रेजेंट किया हुआ है स्केयर को, psi x n mod scale that must be equal to 1. Any question till here? क्या तक समझ आई है? ओके सर। अच्छी बात है। मैं अच्छा सो तो नहीं गए? हाँ, मुझे लगता है शायद स्टेट 1 में चले गए हैं, सारे सो गए हैं, इसलिए जगाने के लिए तो जाग रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम फर्ज करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल डिस्क्रीट स्टेट 4 हैं। ये 4 हमारे पास पॉसिबल डिस्क्रीट स्टेट्स हैं। जहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की ये 3 पॉसिबल डिस्क्रीट स्टेट्स हैं। तो इसका मतलब है कि हम इस x1 की जो स्टेट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे psi x1 से। x2 की स्टेट जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, देखिए इसमें हमें लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है डिफरेंट, और ये psi x2 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की x3 पे पोजीशन को psi x3 पे से रिप्रेजेंट किया हुआ है, x4 को psi x4 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो गया होगा कि psi है ये बेसिकली क्या है। ये psi बेसिकली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता रहा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि psi एक ऐसा सिंबल है जिसको हम वेव फंक्शन बाद में नाम देंगे। ये वेव फंक्शन या सिंबल बेसिकली हमें डिटेल बता रहा है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की हमें डिटेल बता रहा है। अब जब हम ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज नहीं आ रही। आप कौन हैं? वालेकुम सलाम। योर नेम बच्चे? सर ये नहीं, मैं नहीं, सर नहीं भाई है। उसके पास वाइफ नहीं जा रही आपकी, इस वजह से। बाकी सबके पास मैं जा रही चेक आउट करता जा रही तो उसका मतलब वाई जी सर, मैं नेटवर्क प्रॉब्लम है। चेक करता हूँ सर, आप पढ़ाएं। चलें, अच्छा बेटा, इसमें हमारे पास ये psi का इसका मतलब है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन x4 पे मौजूद है, psi x4। इसका मतलब है psi क्या है, ये हमें इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है psi के अंदर। तो जब भी हम ये psi यूज करेंगे, इट मींस इट विल गिव द डिटेल ऑफ एनी पार्टिकल और एनीथिंग अबाउट विच वी हैव सिलेक्टेड दिस सिंबल। ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा। इसी तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि एक पोजीशन हमारे पास x11 है, एक पोजीशन हमारे पास x12 है, एक पोजीशन हमारे पास x13 है। तो उसकी हमारे पास x11 की पोजीशन बताने के लिए psi x1 यूज करेंगे, x11 x12 की यूज करने के लिए psi x12, और सिमिलरली x13 की यूज करने के लिए psi x13 यूज करेंगे, जो कि हमारे पास नॉन जीरो है। इसका मतलब है, नॉन जीरो का मतलब है कि यहाँ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, कि अगर हमारे पास ये सम स्पेसिफिक पार्टिकुलर स्टेट्स मौजूद हो तो। अच्छा, लेकिन ये लाजमी नहीं होता कि हमारे पास यही स्टेट्स मौजूद हो। ये तो हमने खुद एग्जांपल ली है। हमारे पास, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स की हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट्स हैं। हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो 1 2 3 4 5 की फॉर्म में होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी वक्त किसी भी जगह पे हो सकता है। इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम आइडेंटिटी, तमाम इलेक्ट्रॉन्स की आइडेंटिटी सेम है, तो किसी भी जगह पे हो सकते हैं। इसलिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की जो स्टेट हो सकती हैं वो कॉन्टिन्यूस स्टेट भी हो सकती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की हमारे पास अगर कॉन्टिन्यूस स्टेट होंगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की, तो मेरे पास एक स्लाइड शायद मिसप्लेस है। अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्टेट्स होंगी, यहाँ लेट्स सपोज कि ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो 1 डायमेंशनल यानी x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हर पोजीशन पे हो सकता है, डिस्क्रीट पे नहीं है, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जो अगर हम इलेक्ट्रॉन की कॉन्टिन्यूस हमारे पास इनफिनाइट नंबर ऑफ पोजीशन हो,
तो फिर हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको साई कैट से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो साई एक्स एन सिग्मा एक्स एन कैट जो हमें 0 से लेकर n तक उसकी वैल्यूज हैं, इसको फिर हम इंटेग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि सिग्मा यूज होता है डिस्क्रीट के लिए। जब हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोजीशंस हैं, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज हैं हमारे पास पोजीशंस की, तो फिर हम उसको इंटेग्रल से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर वो फंक्शन बन जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा? फंक्शन साई ऑफ एक्स, जो कि जिसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स वेरिएबल है, एक्स इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसको फिर हम कैट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल गिव यू द एम्पलीट्यूड। लेकिन इंटेग्रल मतलब हर पोजीशन पे उसका वो एम्पलीट्यूड बताएगा। जब हम इसकी लिमिट लगा देंगे तो फिर हम उसको एक बाउंड्री कंडीशन देंगे, जहां तक हम उसकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं कि इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां से लेकर कहां तक है। फिलहाल हमने बाउंड्री कंडीशन नहीं लगाई, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, वो ये साई कैट इसको रिप्रेजेंट करेगा। और साई कैट में पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको हम नाम देते हैं फिर वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? बेसिकली वेव फंक्शन आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की प्रोबेबिलिटी बताएगा। जहां इस वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के चांसेस ज्यादा होंगे। जहां इसके वेव फंक्शन की वैल्यू कम होगी वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस कम होंगे। तो कैसे पता लगेगा हमें इसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है? हम क्या फाइंड करेंगे? इसके एम्पलीट्यूड का स्केयर फाइंड करेंगे, उससे हमें पता लग जाएगा कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है किसी मखसूस रीजन के अंदर। जहाँ हमने सपोज किया कि हमारे पास एक एक्स रीजन है और दूसरा x प्लस dx है, लाइक 2x 3x 4x एनी अदर वैल्यूज। इसके दरमियान हमें उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू का स्केयर लेके हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कितनी है। इट मीन्स कि जो साई ऑफ एक्स है ये वेव फंक्शन है, और ये वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन की जो इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर छुपी हुई है, जिसको हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। फिलहाल हमने पोजीशन के बारे में, वेव फंक्शन हमें बता रहा है पोजीशन के बारे में। इसी तरीके से यही वेव फंक्शन इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम, इस इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन, इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की किसी भी लेवल के अंदर, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें ये वेव फंक्शन बताएगा, इसके अंदर छुपी होगी। अगर हमें वेव फंक्शन का रिजल्ट मिल जाता है इट मीन हमें सारी वैल्यूज मिल जाती है। और यहाँ तक क्वेश्चन ये देखिए हमारे पास साई ऑफ एक्स का होल स्केयर जो है इसका इंटीग्रेट करें, अगर उसका आंसर 1 आता है तो हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। एनी क्वेश्चन? यहाँ नो तक सर। नो सर। ठीक है, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मूव करते हैं वेव फंक्शन की तरफ। ये बेसिकली अब ये वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन tells only we have 10 minutes, so I will go very fast, so then I will take your questions in the WhatsApp group. So next we will move toward the wave function. Wave function tell us about the possibilities of presence of the particle. This is wave function, और जहां इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है वहां पार्टिकल की जो पोजीशन है, प्रेजेंस है, पाए जाने के इम्कानात है वो भी ज्यादा होते हैं। सिमिलरली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है साई के साथ। ये सारी इंफॉर्मेशन है, आपको मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा या आप इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी चीजें मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। एक छोटी सा पॉइंट रहता है कि जो साई है, ये फंक्शन है, ये हमेशा श्रोडिंगर, जिसको हम पहले डिस्कस किया, श्रोडिंगर कैट से हमने पहले इसको डिस्कस किया, तो श्रोडिंगर ने इक्वेशन दी थी एक, उस इक्वेशन को ये वेव फंक्शन सेटिस्फाई करता है। तो ये अगर वो वेव फंक्शन सेटिस्फाई ना करे श्रोडिंगर इक्वेशन को, तो फिर ये वेव फंक्शन करेक्ट नहीं होगा। तो ये वेव फंक्शन बेसिकली श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से, उसको सेटिस्फाई करता है। बाकी डिटेल्स में लिखी हुई पढ़ने वाली है, मुश्किल नहीं है, आप लोग पढ़ लेंगे। क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट्स हैं, वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने लाजमी इसको रीड आउट करना है, उसको याद भी करना है। ईजी है सारी, इसमें कोई मुश्किल पॉइंट नहीं है। कुछ चीज़ें मैंने डिस्कस भी करनी है आपसे, और कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं कि वो इजी हैं, अंडरस्टैंडेबल हैं, आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे।
ये कुछ कॉन्स्टेंट्स है वेव फंक्शन के, एक वेव फंक्शन क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या नाम है उस पर बाउंड्रीज है, उस पर लिमिटेशंस हैं, वो आपसे यहाँ मैंने आपको एक स्लाइड शेयर की हुई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा लाजमी। इसमें भी कोई ऐसी समझने वाली बात नहीं है, उसको आप रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, ये एग्जांपल ली हुई है वेव फंक्शन की, आप इसको कर लीजिएगा। मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि जो वेव फंक्शन है इसका मॉड का स्केयर जो है वो हमेशा उसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जब हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास हम जानते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का या फिर ये मॉड का पीछे हमने दिखा के इंटीग्रल लें डी ऑफ एक्स के साथ, इट मस्ट बी 1। इसका मतलब है कि ये मॉड ऑफ एक्स ऑफ स्केयर है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ एक्स से, क्योंकि इसका नाम क्या दिया जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को फिर हमने इंटीग्रेट किया और उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1। दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन एंड आल्सो नॉर्मलाइजेशन कंपोनेंट और फैक्टर। अब इसमें फर्क क्या है सिंपल साई ऑफ एक्स में और इसके मॉड के स्केयर में फर्क क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपसे डिस्कस किया इसी लास्ट कुछ मिनट्स पहले, इसमें कि हमारे पास साई ऑफ एक्स में देखिए, जैसे हम एक वेव से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास एक वेव फंक्शन है, इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है और नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। लेकिन जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकालेंगे, ये वेव क्या बता रही है हमें, इट हैज ओनली पॉजिटिव वैल्यू। इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेट होगी। इसमें देखिए हमारे पास 2 स्टेट थी ना, हमारे पास पॉजिटिव स्टेट भी है, नेगेटिव के साथ भी स्टेट है, लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बताएगी, सिर्फ ओनली 1 स्टेट। और जब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फाइंड कर लेते हैं हम लोग, तो फिर लीनियर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो कोलैप्स कर जाता है। इसकी और भी एग्जांपल ली जा सकती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की। तो ये जैसे देखें हमारे पास एक वेव फंक्शन है, इसमें हमारे पास ये वेव फॉर्म बनी हुई है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नेगेटिव वैल्यूज में भी है और इलेक्ट्रॉन की ये पोजीशन जो है प्रोबेबिलिटी है वो ये पोजीशन जो है सॉरी वो पॉजिटिव वैल्यूज के साथ भी है। तो पॉजिटिव हाफ स्पिन कह सकते हैं, नेगेटिव हाफ स्पिन कह सकते हैं। लेकिन जब हम उसकी वैल्यू जो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, उसका आंसर देखें, इसमें पीक जो है वो ज्यादा है, इसमें हमारे पास पीक जो है वो कम है। उसका स्केयर का आंसर हमेशा छोटा आता है। ये कुछ रिजल्टेंट हमें मिलते हैं। सिमिलरली देखें एक और वेव फॉर्म है, इसमें हमारे पास इस वेव फंक्शन 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है इसको, तो इसका हम एम्पलीट्यूड लेंगे तो उसकी डिफरेंट वैल्यू होगी। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये वेव फंक्शन की जो पाए जाने के इम्कानात हैं, फर्ज करें ये हमारे पास जो सेंट्रल लाइन है ये एटम के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम इसका स्केयर निकालेंगे तो ये देखें ब्रॉड है हमारे पास वेव, और ये हमारे पास वेव बहुत छोटी है, इसकी विड्थ कम है। ये बताती है प्रोबेबिलिटी क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब करीब होगा, दूर नहीं होगा। ये वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रहा है यहाँ से यहाँ तक, सिमिलरली पॉजिटिव में यहाँ से यहाँ तक। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या बता रही है कि इसकी पोजीशन कहाँ से हो सकती है, न्यूक्लियस से इस पॉइंट तक। देखिए कम है वैल्यू, इससे ये वैल्यू कम है। इसका मतलब है ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा न्यूक्लियस के करीब पाया जा सकता है। सिमिलरली बाकी भी हमारे पास ये वेव फंक्शंस हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, जो कि हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के या किसी पार्टिकल की, यहाँ हमने इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ली थी, लेकिन किसी भी पार्टिकल की जो एक्सप्लेनेशन है, डिटेल है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है। अब एक और ग्राफ हमारे पास वेव फंक्शन का, ये हमारे पास देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है हमने वो ए से लेकर बी तक फाइंड करनी है कि हमारे पास कितने कहाँ चांसेस इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, वो रेंज ए से बी तक है। लाइक शेल 1 से लेकर शेल 4 तक, एक एटम है उसमें शेल 7 शेल्स हैं लाइक, तो शेल 1 से लेकर शेल 4 तक हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, या एक ही शेल के अंदर हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, करना चाहते हैं। देखें एक शेल है, उसकी ये रेंज है, तो यहाँ फर्ज करें ये न्यूक्लियस है, लेट अस सपोज कि इसके यहाँ सेंटर में यहाँ न्यूक्लियस है, तो जहाँ यहाँ नहीं यहाँ फर्ज कर लेते हैं। तो न्यूक्लियस के हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताएगी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब करीब होगा ड्यू टू अट्रैक्शन।
ठीक है, और ये वैल्यू हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देगी, वेव फंक्शन हमें पूरी रेंज बताएगा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन जब उसका स्केयर ले लेंगे तो फिर हमें एग्जैक्टली वैल्यूज उसकी प्रॉपर्ली मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी उसके में मिल जाएगी, दैट विल बी नियरर टू द न्यूक्लियस, हमेशा न्यूक्लियस के करीब होगी। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बीइंग इन ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रल ए टू बी, ये रेंज है। d of x mean to say change in position and rho of x represent the density of the electron। जैसे हमारे पास उसकी एवरेज वैल्यूज, लास्ट मैंने कहा था स्टार्ट में जब टॉपिक डिस्कस किया तो मैंने कहा था लास्ट हमारा पॉइंट होगा एवरेज वैल्यू का। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास एवरेज वैल्यू क्या होगी, ये हमारे पास दो हमने हेड एरो लगाए हैं, कैट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एवरेज कहते हैं। जब भी हम किसी भी वैल्यू की एवरेज लेंगे तो हमें इस तरह रिप्रेजेंट करना पड़ेगा उसको, ये हमेशा एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा ये नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हमारे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताएगा, ये एवरेज वैल्यू मिलेगी हमें। तो देखिए उसकी पीक है इस एवरेज वैल्यू की, ये पॉजिटिव वैल्यू की तरफ भी हमें बताएगा आंसर, और नेगेटिव वैल्यू इन तमाम का जो रिजल्टेंट आएगा एवरेज आएगी, दैट विल गिव अस द फाइनल रिजल्ट। और एवरेज स्केयर पोजीशन जो है, अगर हम स्केयर की एवरेज पोजीशन निकालनी हो तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इसका स्केयर का जो स्केयर इसका रिजल्ट निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है किसी एक जगह हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में भी या एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मौजूद है, वही इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में यहाँ भी मौजूद है। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल लेते हैं स्पिन की, यहाँ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन रखेगा या नेगेटिव स्पिन रखेगा। तो अब अगर हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का रिजल्ट 0 आता है तो हमारे पास इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम मिनिमम, यानी हर जगह इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर इसका आंसर 0 नहीं आता, कोई वैल्यू आती, तो हमें कोई एग्जैक्ट किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पता लग जाएगी। सिमिलरली उसकी स्केयर पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, इसका स्केयर लेंगे तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको हम फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले से। ये हमारे पास वेव फंक्शन है कुछ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एवरेज वैल्यू की। ये हमारे पास एवरेज वैल्यू 0 है तो उसका हमारे पास स्केयर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू लार्ज आएगी। अगर हमारे पास एवरेज वैल्यू 0 है तो उसको हम स्केयर की वैल्यू लेंगे तो हमारे पास ये सिमिलरली पीक बनेगी। देखिए ब्रॉडन पीक से हमेशा लीस्ट की तरफ जा रहे हैं, और अगर हमारे पास ये ब्रॉड से नैरो की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, अगर हमारे पास कोई वैल्यू उसका वेव फंक्शन एवरेज वैल्यू किसी वेव फंक्शन की 0 है तो हमारे पास उसका जो स्केयर है उसकी रिजल्ट हमारे पास स्मॉल यानी विड्थ के साथ भी हो सकता है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी आपको बताएगी ये वाली पीक, जिसमें देखिए सेंटर में न्यूक्लियस होगा और उसके करीब करीब इलेक्ट्रॉन की पाए जाने के इम्कान होंगे। That's it. Any question? We have only less than 1 minute. Meeting is going to end. सर ये सबकी वैल्यू तो 0 में ही है, तो फिर ये